दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जिस प्रकार से आप अपने इस चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। कंपनी के नाम नहीं लिखते हैं, ये नाम जरूर लिखते हैं कि किनसे आपको मिलना चाहिए, और हम प्रयास करते हैं जो नाम आप लिखते हैं उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं और आपके सामने उपस्थित करते हैं। मैं आज अपने मेहमान को आपके सामने उपस्थित करूं उससे पहले मनोज मुंसिर की कुछ लाइनें पेश करना चाहता हूं। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे थे, मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए थे बाजू, बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। और आज हमारे मेहमान ऐसे ही एक योद्धा हैं जिन्होंने परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, चलते रहे और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। आइए बहुत उत्साह के साथ स्वागत करें। हरियाणा गोहाना से आज हमारे मेहमान हैं साहबुद्दीन खान। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र वत्स जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे को आपने मौका दिया यहाँ पे आने का, क्योंकि आज के टाइम ये चैट विद सुरेंद्र वत्स एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि लोग तरसते हैं सर कि हमें मौका मिले वहाँ पे आने का। और मेरे को मौका दिया सर आपने यहाँ पे आने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं सभी कोशिश करूँगा सभी दर्शकों से कि जो सवाल आज मेरे से व्हाट्सएप करेंगे कि मैं उनका अच्छे से जवाब दे पाऊँ। बहुत कुछ समय लगाया है, लगभग 24 साल का मेरा सफ़र रहा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, कई बार गिरे कई बार उठे, और आज एक अच्छे मुकाम पे एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जो है हम जी रहे हैं। सर स्टोरी के माध्यम से मैं थोड़ी सी बताऊंगा अपनी स्टोरी आपको। बिल्कुल, मैं आपकी स्टोरी हम सुनेंगे। सबसे पहले सर मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहूँगा। जी सर। परशुराम अत्री लुधियाना पंजाब ने लिखा है, आई हैव सीन यू इन उदयपुर, यू आर रियल हीरो। नरेंद्र कुमार मोटिवेशनल स्पीकर ने लिखा है, बहुत दिनों से मिलने का इंतजार था, आज वो दिन आ गया। राजेश कुमार लिखते हैं, सादगी से सबके दिलों में उतरने का हुनर है खान सर के पास। विक्रम मेहरा ने लिखा है, वीरेंद्र मेहरा ने लिखा है, रॉक स्टार ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नरेंद्र साहू ने लिखा है, हरियाणा की धड़कन। विपिन राठी ने लिखा है, वाओ ग्रेट। हनु अनी ने लिखा है, सर आपकी स्टोरी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हरिकृष्ण आर्य ने लिखा है, बादशाह ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। शेखर सुमन सेहोरी ने लिखा है, खान सर की पूरे भारत को ज़रूरत है। और मोतीराम साहू ने लिखा है, स्कूल में फेल डायरेक्ट सेलिंग में पास, खान साहब की ज़बरदस्त कहानी। थैंक यू सर। आप सब लोगों ने बहुत सारे जो है मेरी तारीफ़ कर दी यहाँ पे। मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा इन चीज़ों पे खरा उतरने की सर। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। और बहुत सारे लगभग 180 मैंने कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े, कमेंट्स पढ़े, उसमें कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा थे जी। और बहुत सारे लोग आपकी कहानी को लेके बहुत उत्साहित हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपका अब तक का सफ़र जी और उससे सीखे गए सबक। असल में सर मेरा गांव है डिस्ट्रिक्ट करनाल में, एक छोटा सा गांव है, उपलाना गांव है हमारा। ओके। मैंने वहाँ पे जन्म लिया, और जन्म लिया वहाँ पे। मेरे दादाजी कभी आए थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे गांव में किसानों के जो औजार बनते हैं उनको बनाने के लिए कोई वहाँ पे कोई मिस्त्री नहीं होता था। तो वहाँ पे डिसीजन लिया हमारे गांव की पंचायत ने कि बाहर से किसी को लाया जाए ताकि हमें दूसरे गांव में ना जाना पड़े। अच्छा, ओके। तो सर मेरे दादाजी को ला के वहाँ पे वो एक पंचायत की ज़मीन दी गई कि यहाँ पे अपना घर बना लो। तो मेरे दादाजी वहाँ पे रहने लगे, और जब बेचारे काम करते तो फसल के टाइम पे अनाज मिल जाता था। ये बात बहुत पुरानी, 80-90 साल पुरानी। मैंने तो मेरे दादाजी को नहीं देखा, मम्मी से पूछा। तो बाद में जब मैं अगर शॉर्ट में बताऊं, जब मेरी आंखें खुली तो मेरे घर में एक खजूर का सतीर लगा हुआ था, और पेड़ पौधे काट के उनके जो है उनसे छत बनाई हुई थी, और गोबर का पोछा लगता था हमारे घर में। और मेरे को अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूल में जाता था, एक यूरिया खाद का कट्टा होता था, उसमें मेरी किताबें हुआ करती थी, और मैं स्कूल में जाता था सर पढ़ने के लिए। जब वहाँ पे जाता था देखता था हमारे गांव के लोगों के पास ज़मीन जायदाद और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लेकिन
मैं जब देखता था तो अंदर से बड़ा दुख होता था कि यार ना तो मेरे पास कोई डिग्री है, ना हमारे ख़ानदान में किसी के पास कोई गाड़ी है, तो मैं कैसे जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही सोचता रहता था। एक दिन अचानक मेरे स्कूल में एक फ़ोटोग्राफ़र आया और मैंने जब उस फोटोग्राफ़र को देखा तो अचानक से मेरा एक ड्रीम सा बना कि यार मैं भी फ़ोटोग्राफ़र बनूंगा। अच्छा। तो सर मैंने उनसे बात की कि सर मैं भी फ़ोटोग्राफरी सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम तो बच्चे हो, क्योंकि उस समय मैं 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था, तो किसी को घर से लेके आओ। तो मेरे को याद है मैं अपने बड़े भाई को लेके उनकी दुकान पे गया। संध में हमारे यहाँ से 12 किलोमीटर एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ पे जब राज स्टूडियो के नाम से एक स्टूडियो है सर, वहाँ पे उनसे बात की और मैं वहाँ पे काम सीखने के लिए जाने लगा। मेरे को याद है सर, एक साइकिल हुआ करती थी मेरे पास। 12 किलोमीटर मेरा गांव है संध से। तो जब मैं अपने गांव से चलता था सुबह 6 बजे उठ के, तो हाथ सुन हो जाया करते थे क्योंकि जल्दी जाना होता था, दुकान मेरे को ही खोलनी होती थी। और एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पे मैं झाड़ू लगाता और 4 साल तक मैंने इसी तरीके से साइकिल पे आना जाना किया और एक दुकान पे काम सीखा। और काम सीखने के बाद मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया, क्योंकि उस ज़माने में 30-35 हज़ार रुपये के वीडियो कैमरा और ये इस तरह की चीज़ें मिलती थी। तो हमारे पास पैसे नहीं थे सर उस समय कि मैं कैमरा ख़रीद सकूं। तो ऊपर वाले ने एक मौका दिया मेरे को कि उस ज़माने के अंदर एक पहचान पत्र बनाने का गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफ़र आया। और मेरे एक फ्रेंड थे, उसने जो है पूरा टेंडर लिया जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा। तो सर मैं वहाँ पे जब गया, मैं 1 साल तक जबलपुर में रहा और मैंने पहचान पत्र वगैरह बनाए और वहाँ से लगभग 1-1.5 लाख रुपया उस ज़माने के अंदर मैंने कमाया। और मैंने ला के पापा को कहा कि पापा ये मैंने पैसे वहाँ से कमाए हैं, ये तो आप रख लो इसको, और या फिर मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा समझो तो मैं कैमरे वगैरह ले आता हूँ। तो सर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, तुम अपने काम को आगे बढ़ाओ। और मैं उस समय कुछ कैमरे वगैरह परचेज़ किए और डिसीज़न लिया कि कहाँ पे मेरे को स्टूडियो का काम करना चाहिए। तो मैं अपने गांव को छोड़ के उस ज़माने में जो है डिस्ट्रिक्ट के सोनीपत में एक कस्बा है छोटा सा गोहाना, मैं गोहाना में आ गया और मैं जो है स्टूडियो का काम करने लगा। थोड़ा सा गरीबी बड़े नज़दीक से देखी थी, मैं वो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता सर जी। बहुत नज़दीक से मैंने देखा अपने माँ बाप को, अपने जो है उस जीवन को। तो मैं स्टूडियो का जब काम करने लगा तो थोड़ा जीवन अच्छा होने लगा। मैं रात दिन काम करता था फ़ोटोग्राफ़र की दुकान पे और दाल रोटी ठीक ठाक चलती थी। एक छोटा सा कमरा मैंने किराए पे ले लिया था वहाँ पे। राइट। तो फिर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो फिर एक मेरे फ्रेंड थे, मेरे पास आते थे अक्सर, वो मेरे को बोलने लगे कि साबुद्दीन एक बिज़नेस आया है, उसमें कुछ नहीं लगाना और कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगा के जो है मैं अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं उसको इग्नोर करता रहा और बहुत दिनों तक 2-3 साल तक उसने मेरे को बोला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, लेकिन मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया। उसके पीछे एक रीज़न था सर कि मैं क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहता था। तो उस पर मैं आप सब लोगों के लिए कि मैसेज भी होगा और आप सब लोग जो है यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरी इस कहानी से, कि 96 में लगभग 96 या 97 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ इंडिया के अंदर। एक बाहर से एक MLM कंपनी जो है इंडिया के अंदर आई और उसमें मेरे को किसी ने प्लान दिखाया। मैंने इस प्लान को बड़े अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद मेरे को दिल्ली लाया गया तालकटोरा स्टेडियम में। तो उस ज़माने में मैंने एक लीडर को सुना जिसका नाम था पंकज टिटोरिया। पंकज सर को हमने इनवाइट भी हाँ किया जी, मैंने उनका शो देखा है सर आपके यहाँ पे। जी। तो मैंने उसको देखने के मैं बड़ा एक्साइटेड था सर जिस दिन उनका वो शो हुआ, क्योंकि मैं हो सकता है मेरा कभी अगर उनसे मेरा ये इंटरव्यू देखें तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ सर आपका, क्योंकि आपका सेमिनार पंकज सर बहुत बड़ी शख्सियत हैं और उनकी खास बात ये है कि वो हर उस इंसान को जो उनके नज़दीक जाता है बहुत प्यार करते हैं। जी जी मैं डेफिनेटली ये इंटरव्यू उनके पास भेजूंगा। जी सर, मैं क्योंकि कभी नज़दीक से उस ज़माने में तो हमारा एक ड्रीम था कि सर ऐसे ऐसे लोगों से क्या हम भी मिल सकेंगे कभी। तो सर मैंने आपसे एक चीज़ सीखी, मेरे को नहीं पता कि आपको याद है नहीं है, तालकटोरा में आपने एक बात कही थी आज से 18 या 20 साल पहले कि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, और आपने इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात करी थी। तो मेरा दिमाग जो लोग था डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मैं समझना नहीं चाहता था, तो मैं एकदम बहुत एक्साइटेड हुआ और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को जाके स्टडी किया, बहुत समय लगाया इसमें। और
मैंने जब इसको जाके देखा तो मेरा जुनून सा सवार हो गया सर डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जैसे नशा किसी चीज़ का हो जाता है सर, मेरे को इतना नशा सा हो गया। और मैं जो है रात दिन जो है डायरेक्ट सेलिंग, वो सेमिनार देखने के बाद, वो सेमिनार देखने के बाद। और यहाँ पे मैं एक बात रोक के एक मैसेज आप सब दर्शकों को देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम डायरेक्ट सेलिंग में कोई बड़ा काम करें, तो मैं एक गारंटी ज़रूर दे सकता हूं दोस्तों, हम लोगों को किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, लेकिन अगर आपको किसी का डिसीजन चेंज कराना है तो किसी बड़े फंक्शन से उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत बार, उन्होंने मेरे को बोला, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक प्रोग्राम देखने के बाद मेरा डिसीजन चेंज हुआ। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेमिनार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है सर। और मैं ये बिल्कुल, मैं अपने लेवल पे ये चीज़ बोल सकता हूँ, पता नहीं सब लोगों को ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बिना सेमिनारों के जो बड़े फंक्शन होते हैं, मैं चैलेंज कर सकता हूँ सर, कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकता, अपने ड्रीम पूरे नहीं कर सकता जब तक आप किसी बड़े फंक्शनों का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सर मैंने वो जुनून सवार हो गया और मैंने स्टूडियो का जो बैठता था, मैं वहाँ से मेरा फोकस आउट हो गया और मैं स्टूडियो से आउट रहने लगा। तो जो मेरा काम होता था स्टूडियो पे, लोग आते थे मेरी गैर हाजिरी में, धीरे 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 करके मेरा स्टूडियो का काम ख़त्म होने लगा। और जो है एक दिन बिल्कुल ही आउट हो गया स्टूडियो से, मैं बैठा रहता, फिर कोई काम नहीं आता। लेकिन सर वो जो डायरेक्ट सेलिंग थी, जो आउट ऑफ इंडिया से सर वो आई थी हमारे देश में, क्योंकि आपके चैनल पे हम नाम नहीं ले सकते उसका, तो उसमें मैंने देखा कि बड़े बड़े सेमिनार होते थे, ज़बरदस्त मोटिवेशन, और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा सर। मैं सैल्यूट करता हूँ सर उन लोगों को जिन्होंने उस समय पे मेरे को सिखाया। भले ही मैंने वहाँ से कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन आज मेरे को पता लग रहा है सर, मैंने जो एजुकेशन जो ली वहाँ से, और आज मैं जिस मुकाम पे हूँ जहाँ पे भी, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। 4 साल किया, और 4 साल करने के बाद मैं आगे और पीछे देखता हूँ तो मैं एक अंधेरे से रास्ते पे खड़ा हुआ था, क्योंकि फ़ोटोग्राफी मेरी ख़त्म हो गई। और फोटोग्राफी ख़त्म हो गई, दोस्तों ने, मम्मी पापा गांव में रहते थे, मैसेज दिया पापा को कि भाई आपका बेटा तो जो है सब कुछ बर्बाद कर चुका है और ये वो। तो मैं डरता था, पापा डांटेंगे अगर उनके सामने आऊँगा तो हमारे हरियाणा में सर एक कल्चर है कि जब बच्चा बिगड़ जाए तो उसकी रजिस्ट्री करा दो, मतलब उसकी शादी करवा देते हैं। अच्छा, ओके। तो मेरे मम्मी पापा ने डिसीजन लिया कि भाई जो जिम्मेदारियाँ आएंगी तो सुधर जाएगा। और बहुत कम एज में, मेरी उम्र सर 15-16 साल रही होगी उस समय। अच्छा। जी, 16 साल की मेरी उम्र थी सर, और मेरी शादी कर दी गई। और मैं गुहाना में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। 5-10 दिन तो दावतों में निकल गए सर शादी की। लेकिन बाद में 10 दिन के बाद जब हम अपनी उस खोले में गए, अपने छोटे से कमरे में गए, क्योंकि स्टूडियो बंद हो गया, 500 रुपये मेरा किराया हुआ करता था सर, तो बड़ा परेशान रहने लगा कि मैं क्या करूं, बड़ा डिप्रेशन से मैं चला गया। शादी हो गई तो मिसिज़ ने मेरे को एक दिन कहा कि कब तक ऐसे चलेगा, आप किसी फोटोग्राफर की दुकान पे नौकरी क्यों नहीं कर लेते। तो सर मैंने डिसीज़न लिया कि चलो नौकरी करते हैं। तो मैंने कई फोटोग्राफर से बातचीत की कि भाई मैं नौकरी करना चाहता हूं। तो एक ने मेरे को ऑफ़र दिया 1500 रुपये का, और मैं तैयारी में था कि मैं जॉब करूं। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर सुदेश सैनी जी, वो एक शेर बोलते हैं हमेशा कि यूं तो जगाने के लाखों बहाने आते हैं उसको, दरों पे दस्तकें देने खुदा आया नहीं करता। तो मेरे को भगवान, वो खुदा, अल्लाह, ईश्वर किसी के पास चल के नहीं आता सर, वो किसी ना किसी को माध्यम बना के भेजता है। तो ये चैलेंज चल रहे थे, सारी चीज़ें थी। 15 जनवरी 2005 मेरे एक दोस्त भी हैं और मेरे अजीज मित्र, और बहुत कुछ सर मैंने उनसे सीखा है, मिस्टर विजय विरोधिया जी, उनको भी हमने इनवाइट किया हुआ है। जी, मैंने उनका जो देखा था सर शो उनका, और बड़ा मैं सैल्यूट करता हूं सर दिल से उनको कि कई बार गिरे, कई बार उठे, और एक ऐसे हार्ड वर्कर और एक ऐसे दिल के साफ इंसान हैं। मैंने बहुत कुछ सर उनसे सीखा। और अचानक से वो मेरे पास आ गए। उनके पास एक, उस समय जब पहली बार मैं जानता था जब विजय जी को, तो उनके पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। ओके। तो मेरे पास आए कि यार साबुद्दीन, तेरा दिमाग ख़राब है, देखो मैंने आईकॉन गाड़ी खरीद ली मैं डायरेक्ट सेलिंग से, और ये वो, उसने बड़ी बड़ी बातें करी। तो मैं उस समय भी जो है परेशान तो था ही। मैंने कहा अच्छा ये बता, ये गाड़ी कौन सी कंपनी ने दी है लोगों को फंसाने के लिए, क्योंकि मैं एकदम नेगेटिव डायरेक्ट सेलिंग से हो चुका था।
तो इस स्टोरी को मैं थोड़ा यहाँ पे ब्रेक देना चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ूंगा, क्यों नहीं मैं डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहता था और क्यों मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता था। सर, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैंने शुरुआत की थी उससे सीखा तो बहुत कुछ, लेकिन उस कंपनी के जो प्रोडक्ट थे वो शायद मेरे लेवल के प्रोडक्ट नहीं थे, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, या उससे भी अगर नीचे कहें तो वहाँ, तो मैं उन प्रोडक्टों को अफोर्ड नहीं कर पाता था सर। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोग सोचते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में जो है लोगों को जोड़ जाड़ के कामयाब हो जाएंगे। हमें भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जब जैसे जैसे करके आगे बढ़े, नॉलेज बढ़ी, तो हमने समझा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ने से काम नहीं होता, बल्कि यहाँ पे तो लोगों को टर्नओवर बनाने से जो है इनकम आती है। तो टर्नओवर के मामले में जब देखा तो प्रोडक्ट इतने महंगे थे उनके, तो शायद मेरी रेंज से बाहर थे, और जो मेरा सर्कल था वो भी ऐसा ही था। तो जितने मैं लगा देता था उस पर, मतलब परचेजिंग करते थे या करवाते थे, उस मतलब लग बहुत ज़्यादा जाता था और आउटपुट आता नहीं था। ओके। तो इससे जो है 4 साल गुजर गए सर, 1-2 दिन हो तो चला ले काम। अब 4 साल में शादी भी हो गई, तो फिर बैठे, और एक उस समय तक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा भूचाल सा आ गया डायरेक्ट सेलिंग का, कि लोगों ने जब उस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जाके देखा, और हिंदुस्तानी लोग हैं सर, अपना दिमाग थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों की तरफ सोचते हैं कि भाई शॉर्टकट में इनकम जल्दी आ जाए, मेहनत ना करनी पड़े, पैसे भले ही लग जाएं। तो इस तरह की सोच हमारे यहाँ पे ज़्यादा लोगों की रहती है। तो उस समय पे जब इस तरह की कंपनी आई, हालांकि मेरे को ये सही और गलत में पता था, एथिकल और अनएथिकल, लेकिन सर मजबूरी के कारण मैंने सोचा कि चलो यार ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत कमा के फिर किसी अच्छी कंपनी को चुन लेंगे। सर, बहुत लंबी एक लिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारी कंपनियां उस समय मार्केट में आई, मैंने भी उनमें काम किया, मजबूरी की वजह से काम किया, और कुछ कंपनियां हमने छोड़ दी और कुछ कंपनियों को हमें छोड़ के चली गई। ओके। तो इस तरह का मामला जब रहा, और कुछ कुल मिला के सर जब देखा तो कुएं में से निकल के जो है ना, वो खाई में से निकल के कुएं में गिर गए। यहाँ पे भी मैं आप सब दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से मेरी इस बात को सुनना दोस्तों। हम शॉर्टकट के चक्कर में कई ऐसी चीज़ें गवा देते हैं जो ज़िंदगी में पैसे से नहीं कमा सकते आप। मैं शॉर्टकट में गया, आज ये कंपनी कल वो कंपनी, और लोगों की नज़रों में मेरी एक ऐसी इमेज बन गई कि यार ये तो ऐसे ही लोगों को जो है ज्वाइनिंग कराने का, आज ये कंपनी, ये तो लोगों को लूटने खसूटने का काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया सर। डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मेरे दिमाग में नफरत पैदा हो गई कि ये सारी की सारी चीज़ें बकवास होती हैं, फालतू होती हैं, ये कुछ नहीं होता। और मैं एकदम जो है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से बाहर हो गया। और अब मैं वापस वहाँ पे आता हूँ जहाँ विजय विरोधिया जी मेरे पास आए, जहाँ पे मैंने अभी ब्रेक दिया था इसको कि सर तुम क्यों नहीं करना चाहते। तो एक नफरत सी पैदा हो गई थी। तो उसने मेरे को फिर बोला कि नहीं साबुद्दीन, तुम स्टडी करो, एथिकल क्या होता है, अनएथिकल क्या होता है, तेरे को यार नॉलेज है, एक बार और बैठते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ विजय जी आपका कि 15 जनवरी 2005 को इन्होंने मेरा विज़न क्लियर किया। लेकिन एक चीज़ मैं और भी यहाँ पे बताना चाहता हूँ सर, जिस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विजय विरोधिया जी काम करते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे 2002 में। अच्छा, ओके। 2002 में मेरे से डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी आईडी उस कंपनी के अंदर लगा दी थी। ओके ओके ओके। तो लेकिन मैं काम नहीं कर पाया वहाँ पे, क्योंकि मैं नफरत करता था डायरेक्ट सेलिंग से। तो 2005 को मिसिज भी बैठी हुई थी, वो टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी कि बड़े मुश्किल से पीछा छुड़ा था और ये फिर आ गया आज, फिर बड़े मुश्किल से अब ये 1500 की नौकरी के लिए तैयार हुए थे। तो विजय विरोधिया जी से मैंने वादा किया कि भाई चलो ठीक है, सोचता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी हो चुकी थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो विजय विरोधिया जी ने पेपर पे दिखाया कि सर जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर हुए, डायरेक्ट सेलिंग से, हमारे जो प्रोडक्ट है वो इंडियन कल्चर के हिसाब से हैं। अच्छा। इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से हैं, उसके रेट और उसका सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो मेरे को लगा, क्योंकि नॉलेज तो थी सर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग की, कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है। और 15 जनवरी 2005 को मैंने वादा किया और मैंने कहा कि ठीक है सर मैं काम करूँगा। तो ये बोल के विजय विरोधिया जी तो चले गए, लेकिन मैं 3 दिन हो गए घर में ही रहा। अच्छा। तो मेरी मिसेज ने कहा कि झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी विजय जी को, भाई ऐसे ही बोल देते मेरे को नहीं करना। तो मैंने कहा फील्ड में जाने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे फील्ड में जाऊं। तो मेरा स्टूडियो ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो नई नई शादी हुई थी,
तो मेरी मिसेज ने मेरे को बेचारी ने पता नहीं कहाँ से 700 रुपये दिए सर। वो छुपा के रखे हुए थे उसने कहीं से। बोला अगर इनसे काम चलता हो तो ये 700 रुपये मेरे पास हैं। तो उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे सर कि ये कैसी ज़िंदगी है और कैसे जीवन कटेगा। लेकिन सर जुनून सा था दिमाग में, कुछ करना चाहता था। वो 700 रुपया लेके मैं यमुनानगर गया, मेरे एक दोस्त रहते थे वहाँ पे। अच्छा। सबसे पहले तो सर डायरेक्ट सेलिंग में असल में मैं अपने भाइयों के पास गया। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि अब अपने लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। और ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली कि अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, तो अब हमारी करेगा। सारा दिन मेंबर बनाता घूमता है, अपने बच्चों के बारे में ध्यान नहीं रखता, ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरे एक दोस्त थे यमुनानगर में सर, उसके पास मैं गया, उसने मेरी बात को सुना और मेरा बहुत साथ उसने दिया। हमने काम करना शुरू किया और सर एक दीवानगी के साथ हमने काम शुरू किया। अच्छा। और वो वापस वो जुनून, वो एक विश्वास सा पैदा हो गया। और हमने रात दिन मेहनत की और मतलब एक पैसे हमारे पास हुआ नहीं करते थे। आज भी मेरे को याद है कि रुड़की के पास एक होटल पे हम रुके, ढाबे पे जो ट्रक वालों के होते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि कुछ है? बोले यार इतने तो नहीं है कि होटल में रुक सकें। तो हमने ढाबे वाले से बात की, हमने कहा कि यार हमारे 4-5 ट्रक आगे गए हुए हैं, वो आएंगे यहाँ खाना खाएंगे, हम जब तक आराम कर रहे हैं। गर्मियों के दिन थे और ढाबों पे खाटें पड़ी होती हैं बाहर। सर हम उसमें रात को सो जाते थे। अब कहाँ के ट्रक आने थे सर, हमने तो सोना था रात को। ऐसे टाइम पास करते थे सर। लेकिन कुछ ऐसी अनलीगल कंपनियां मार्केट में थी जहाँ पे वो बंदा पहले काम करता था, मेरा दोस्त। तो सर यहाँ पे हमने कुछ इस तरह की भी चीज़ें की। थोड़ा सा अजीब लगेगा आप सब लोगों को सुन के कि वो जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कहूँगा, एक स्कीम में काम करते थे। तो उसने अपने एमडी से मेरे को मिलवाया कि सर ये साबुद्दीन खान है, बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं, ये वो। और बात हमारी हो चुकी थी उस डायरेक्ट सेलिंग को करने की जिसको हम करना चाहते थे। अब पैसे तो थे नहीं, हमें तो व्हीकल चाहिए था। अब उसकी गाड़ी उठाते, उसी का पॉम्पलेट लेके उल्टा करके उसी पे प्लान दिखाते थे जो अच्छा जिस डायरेक्ट सेलिंग में मैं अभी हूँ। तो बहुत सपोर्ट मिला सर, इस तरीके से काम किया। 15 दिन सर मैंने जो है वर्किंग की और काम करने लगा। तो उस दोस्त के साथ रहा। तो 700 रुपया हमने, मेरे साथ एक घटना घटी कि जब मैं यमुनानगर था तो उसने कहा कि साबुद्दीन एक हमारे रिश्तेदार हैं रुद्रपुर में, अच्छा चलो वहाँ चलते हैं। सर एक मोटरसाइकिल पे हम गए, सर्दियों के दिनों में, पूरा ठंड का मौसम था और बुरा कपड़े गिले हो रखे। एक दरवाज़ा ठोका, उसका जब खुलवाया उससे, बोले तुम कहाँ घूम रहे हो यार इतनी सर्दी में। उसने बेचारे ने कपड़े दिए हमें, बैठे आराम से। और जैसे ही हमने अपनी उस कंपनी के बारे में बात करनी शुरू करी तो उसने कहा देखो भाई तुम मेरे मेहमान हो, खाना खाओ, चाय पियो, लेकिन यार तुम कंपनी का नाम मत ले उसका। अच्छा। हाँ। तो सर वो जो बंदा मेरे साथ गया था वो भी हिल गया, बोला यार ऐसी तैसी ऐसे बिजनेस की। तो उसमें से जो है वो बंदा भी थोड़े दिन के नेगेटिव हो गया और छोड़ गया बिजनेस को सर। लेकिन जिसके माध्यम से मैं वहाँ पे मिला था वो बंदा मेरे साथ रहा और हम लोगों ने डिसीजन लेके काम करते रहे इसी तरीके से। तो मैंने जब जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ इतने पैसे बचे थे जिससे मैं घर आ सकता था। अच्छा। तो मैं याद है अच्छे से, मैं पानीपत तक आ गया और पानीपत आने के बाद मेरे पास 1.5 रुपये की कमी थी, 1 या 1.5 रुपये की कमी थी किराए की। अच्छा। कि मैं बस में किराया कम था मेरे पास। तो मैं काफ़ी देर तक इसलिए खड़ा रहा कि यार मैं इस बस में अगर जाऊंगा, ये मेरी सिटी के लोग हैं और ये मेरी बेइज्जती कर देगा कंडक्टर के, तेरे पास किराया नहीं था तो बस में क्यों चढ़ा। तो सर मैं हिम्मत करके उसमें बस में गया। वो मेरा, खैर मैंने वहाँ पे जिस तरीके से भी पहुँचा, मैं अपने घर में, सब्जी का एक टेम्पू था हमारे गुहाना जा रहा था, तो मैं जान पहचान का बंदा था उसके साथ वहाँ गया। तो यहाँ तक हमारे जीवन में कुछ चीज़ें थोड़ी सी बदल चुकी थी। मेरे बड़े भाई हैं यमुनानगर में, उनके यहाँ पे एक बेटी ने जन्म लिया। अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि यार ये बेटी हमें दे दें। उनके पास पहले से 2 बेटियाँ थी। अच्छा। तो मैं उस बेटी को लेके जो है 3 दिन की थी, हमने गोद ले लिया उसको। मिसिज अकेली रहती थी, तकरीबन मैं बाहर रहता था कि मेरा टाइम पास घर में हो जाएगा। तो मेरी मिसिज को घर में मेरी बेटी रो रही थी क्योंकि माँ का दूध तो पीती नहीं थी। तो मेरी बेटी रो रही थी और मेरी मिसिज को जो है दूध खरीदना था मेरी बेटी को पिलाने के लिए। तो मेरी मिसिज के पास 30 रुपये नहीं थे। अच्छा। तो सर
हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे पड़ोस में ही हमारे ही परिवार के कुछ लोग हैं। तो मेरी मिसेज उनके पास गई कि मेरी बेटी रो रही है, यार भाई वो आएंगे फील्ड से तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। क्योंकि सर जब मैं इस बात को याद करता हूँ तो कई बार मैं खुद थोड़ा मतलब आंसू आ जाते हैं कई बार आंखों। जब मैं स्टेजों पे भी बहुत कम, अब इसको मैंने बताना बंद कर दिया है। तो उनको पैसे मिल तो गए 30 रुपये, लेकिन उनको बोला गया कि भाई वो सारा दिन आवारा गर्दी में घूमता है, ठेला क्यों नहीं लगा लेता, वो मजदूरी क्यों नहीं कर लेता जब बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं है। तो सर ये घटना मेरे घर पे घटी। उधर से मैं किराए के लिए पानीपत में खड़ा हूँ। तो जब मैं रात को अपने घर पहुँचता हूँ तो मेरी मिसेज ने मेरे को जब ये स्टोरी बताई, मेरा मन था कि मैं अब की बार मिसेज को बोलूँगा कि यार ये कैसे दिन आ गए। लेकिन जब मेरी मिसेज ने मेरे को ये बातें बताई तो मेरा खुद का मन एकदम उदास हो गया, और मैंने अपना उनको नहीं बताया कि मैं भी ऐसे करके आया हूँ। तो यहाँ पे भी अपने दर्शकों को मैं एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को छोटी छोटी चीज़ों से छोड़ के चले जाते हैं। आज ये हो गया, आज वो हो गया। सर मैं यहाँ पे मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैं, जब ये घटना मेरे साथ घटी तो मेरी मिसेज ने मेरे को एक बात कही कि ज़िंदगी में खान मैं आपके साथ खड़ी हूँ, तुम आगे बढ़ो। इतना बड़ा डिसीजन मेरी मिसेज ने कि खान मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तुम आगे बढ़ो। उसके पीछे मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ ये है कि मैंने अपनी मिसेज को कुछ चीज़ें दिखा चुका था, कुछ वीडियोस दिखा चुका था, और मेरी मिसेज डायरेक्ट सेलिंग को लेके उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि यही वो बिज़नेस है जो हमें जीरो से हीरो बना सकता है। उनको भरोसा था। उनको भरोसा था। और यहाँ पे तकरीबन लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि पत्नी बिजनेस कर रही है तो पति को नहीं पता, और पति कर रहा है तो पत्नी को नहीं पता। और यहाँ पे एक चीज़ तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है, अगर बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं काम करती हैं और आने वाला ज़माने में बड़े बड़े लेवल अचीव करेंगी सर, लेकिन मैं सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो भी लेडीज़ बिजनेस करती हैं, अगर वो अकेले बिजनेस को कर रही हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे आप लोग, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट आपके साथ नहीं है। आप एक बार अपने पूरे परिवार को, अपने पति को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने जो भी 17-18 साल के बच्चे आपके घर में हैं, उनको एक बार एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे सेमिनार में लेके जाएं, ताकि उनको पता लगे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। एक विश्वास पैदा हो। कई बार सर सेमिनार में जाते हैं, बस लेट हो गई, जाम लग गया, लेडीज अकेली है और रात को 10 घरे पहुंच, कौन बर्दाश्त करेगा सर। जेंट्स तो चलो किसी भी टाइम जाए, लेकिन लेडीज़ के लिए बड़ी समस्याएं रहती हैं। तो मैं असल में जी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता हूं सर, मैं बहुत फोकस करता हूं कि सेमिनारों के अंदर कपल को इनवाइट ज़्यादा करें। उससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि 100% यूज़र जो है लोग बनेंगे उससे, क्योंकि लेडीज़ प्रोडक्ट यूज़ करती है, और लेडीज़ सर बहुत बड़ी ड्रीमर होती हैं, जेंट्स से कई गुना बड़े उसके ड्रीम होते हैं। तो लेडीज़ को अगर हम लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, आज लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, 10 दिन रुकते हैं, पता चलता है कि एक साबुन दूसरी और एक साबुन दूसरी। लेकिन जिस दिन आपके घर में लेडीज़ महिलाएं इस बिज़नेस के अंदर शामिल हो जाएंगी, मैं गारंटी देता हूं कि 100% जो है उसके घर में उस डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट यूज़ होगा जिसमें आप काम करते हैं। तो इस तरह के हादसे सर जीवन में घटे। और मिसिज ने जब ये बात मेरे को बोली, जब ये मेरे को बताया, तो बड़ा मैं आंखों में आंसू आए और एक जुनून सा सवार किया, और मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरी मिसिज के गले में एक गोल्ड की, एक मैंने शादी में एक छोटी सी चैन दी थी उसको। तो उसने कहा कि अगर इससे काम चलता हो तो चलाओ। तो मैंने उसको, आज भी याद है, मैं यहाँ पे इंटरव्यू में उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे गुहाने में रहते हैं, डॉक्टर हैं, उस डॉक्टर को मैंने वो गोल्ड की चैन बेच दी सर। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कुछ इस तरह का काम करें, लेकिन जो है मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप लाखों रुपए महीने के सपने देखते हैं, करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, और उसके लिए आप जो है मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहाने बना के छोड़ के भाग जाते हैं बिजनेस। दोस्तों, अगर हम 10,000 रुपये की नौकरी करते हैं तो सारा दिन हम जो है 8 से 5 ड्यूटी करते हैं, बॉस की धमकियाँ सहते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए महीने की बात करते हैं सर, उसी तरह का आपको काम भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे सर। ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग को जादू की छड़ी है और आपने हिला दी तो आपको पैसा आ जाएगा। तो मैंने बेचा वहाँ पे, और मैंने उस चैन के माध्यम से कसम खाई कि ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा। उस कहानी ने सर मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया कि इस तरह की ज़िंदगी मेरे को नहीं जीनी, मैं बहुत बड़ा काम करूंगा सर। मैंने रात दिन, मेरा कोई दोस्त, मैं अपने सेमिनारों में कहता हूँ उस चीज़ को कि
हालांकि आप सब ट्राई कर लेना इस चीज़ के बारे में कि 3 लोगों के भरोसे बिजनेस को कभी मत करना। नंबर 1, आप सोचते होंगे कि यार मेरा जो है रिश्तेदार जो है बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ आ जाएंगे। दोस्तों एक अंदर की बात आपको बताता हूँ, रिश्तेदार कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा रिश्तेदार मेरे से आगे निकल जाए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। दूसरा, आप सोचते होंगे कि यार मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। सर मैं ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी दोस्त अंदर से ये नहीं चाहता कि मेरा दोस्त आगे निकल जाए। ये अंदर की बात बता रहा हूँ, बाहर तो बहुत कुछ होता है सर अलग से। और तीसरा, आप सोचते होंगे कि यार मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। तो पड़ोसी तो सर ये हमेशा सोचते हैं कि लाओ यार एक मुल्ला जी से ताबीज़ बना के साले का इसका नाश कैसे हो। तो इस तरह की भावनाएं, क्योंकि आज के टाइम अगर पड़ोसी कामयाब हो रहा है तो देख के खुश नहीं है सर। लेकिन भाई मैंने इन तीनों पे ट्राई किया, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले। आप एक बार सब लोग ट्राई कर लेना, क्या पता आपका दोस्त कोई अच्छा हो, पड़ोस में से रिजल्ट मिल जाए। लेकिन मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिले सर। तो मेरे को फिर मैं परेशान हुआ, और मैंने जो गुरु थे मेरे डायरेक्ट सेलिंग के, आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरे को बताया कि साबुद्दीन अजनबी लोग इस बिज़नेस के अंदर आपको कामयाब करेंगे। और अजनबी लोगों से आप किस तरीके से मिल सकते हो, किस तरीके से बात कर सकते हो। फिर सर मैंने अपने अंदर से एक जो शर्म सी होती है, एक झिझक सी होती है, उसको हटाया। जो भी बंदा मिलता वो एक चीज़ कहता, दुनिया घूम रही है बेरोजगार, किसी को छेड़ लो, किसी को राम राम नमस्ते सलाम करोगे कोई गाली नहीं देगा। सर मैं किसी के साथ भी इस तरीके से करना शुरू कर देता था। और मेरा बिजनेस एक यहाँ पे भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, गुहाना के अंदर मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया। फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि यार मैं अपने बिजनेस को, मैंने सब लोगों को प्लान दिखा दिया, अब क्या करूँ मैं। तो हमारे यहाँ पे एक बड़ौदा चौक है, उसमें इस लाइन से लेके और बड़ौदा फाटक तक कम से कम 1000 दुकानें होंगी। मैंने सोचा यार ये भी तो आदमी है। तो मैं एक पेंट की दुकान पे, मैंने कहा कल से एक दुकान से शुरू करूँगा और फाटक तक प्लान दिखाना है। तो मैं सर उस पेंट की दुकान पे गया और बैठ गया। काफ़ी देर हो गई। पेंट वाले ने पूछा भाई साहब कौन हो आप। मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त आना था, वो कह रहा था कि यार यहाँ से पेंट खरीदना है, पेंट की दुकान पे मिलेंगे। अब उसने सोचा यार ये तो कोई ग्राहक है, मेरा पेंट लेके जाएंगे। अब जब और 10 मिनट हो गए, बोला भाई साहब कहाँ से हो आप। तो मैंने कहा सर मैं यहीं बड़ौदा इसमें ईदगाह में रहता हूँ। अच्छा क्या काम करते हो। मैंने कहा यार इसीलिए तो बैठा था मैं इतनी देर से कि ये मेरे से पूछे कि क्या काम करते हैं। सर आप यकीन करके मानना, लगभग मैंने 500 लोगों को प्लान दिखाया, जिसमें कुछ लोग ज्वाइनिंग भी हुए लेकिन काम नहीं किया किसी ने। फिर एक रास्ते में एक दुकान मिली, उसका रोडी डैश का काम करता था, बिल्डिंग मटेरियल का काम। क्योंकि मेरा तो रोज का काम था कि 10 दुकानों पे प्लान दिखाना आज। तो उसके पास जब मैं गया, वो बंदा थोड़ी सी जानकारी रखता था डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उसका नाम था पप्पू रोडी वाला। अच्छा। तो मैंने उससे बातचीत की, उसको प्लान दिखाया, वो कहने लगा कि ठीक है। उस बंदे के माध्यम से सर मेरे को जमुनानगर का कॉन्टैक्ट मिला था। अच्छा। और उस बंदे के माध्यम से मेरा जो मामला शुरू हुआ, मैंने लिस्ट में से लिस्ट निकालनी शुरू करी। ओके। और उसके माध्यम से मैं अजनबी लोगों में घुसता चला गया। और आज जहाँ भी हूँ मैं, अजनबी लोग मेरी टीम के अंदर जो भी मेरा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में, वो पहले मैं किसी को नहीं जानता था, टोटल अजनबी। मेरा कोई दोस्त रॉयल्टी अचीवर नहीं है उसमें, या कोई बड़ा लेवल उनके पास नहीं है। मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई भाई इस बिज़नेस में कोई भी जो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अजनबी लोग अच्छे अच्छे लेवलों पे हैं। तो सर मैंने रात दिन काम किया, जुनून के साथ मेहनत की, और पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब भी आंख बंद करता था तो वो बच्चे की बात याद आती थी मेरे को। और उस कमरे में जिसमें मैं रहता था ना सर, प्लस्तर नहीं हुआ करता था क्योंकि किराया कम देना पड़ता था। तो सर जुनून के साथ काम किया, और करते 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 एक अच्छा मेरा कुछ चेक आया, जो है 5-4 हज़ार रुपये का भी आया, फिर 10,000, 15,000, 21,000। और मैं इस तरीके से बढ़ता गया, और जो गड्ढे खुदे हुए थे, जो कर्जा था मेरे ऊपर, वो उतारा। और आगे बढ़ते बढ़ते जो है मेरा हाई जो है बहुत आगे तक गया, और मैं लगभग 1-1.5 लाख रुपए की इनकम, या 80-90 हज़ार रुपये की इनकम मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में आने लगी, जहाँ पे मैं काम करता था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ। जी डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम करता हूँ, वहाँ के नियम कानून बहुत सख्त है, मजबूत हैं, और होने भी चाहिए सर, क्योंकि हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम पीढ़ियों की बात करते हैं। जब तक हमारे नियम कानून अच्छे नहीं होंगे तो फिर कैसे विश्वास लोगों का होगा। तो वहाँ पे मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, एक अच्छे लेवल पे थे, उसने कुछ गलतियाँ की, और उसमें कहीं ना कहीं उस मामले के अंदर मेरा नाम भी शामिल हो गया। अच्छा। और जी डायरेक्ट सेलिंग में मैं काम करता हूँ सर, मेरे को वहाँ से जो है टर्मिनेट कर दिया गया।
बिजनेस और मेरा बिजनेस बिल्कुल जीरो पे, मतलब लगभग जीरो पे ही था। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं नहीं करूँगा। आईडी खुलने के बाद आपने डिसाइड किया कि अब काम नहीं करना है? जी सर, हम्म, मैंने डिसीजन लिया कि अब काम नहीं करेंगे। और जब मैंने डिसीजन लिया तो फिर मेरी मिसिज ने मेरे को मोटिवेट किया। मेरी मिसिज को भी बहुत मोहब्बत थी उस कॉन्सेप्ट से जिसमें हम जुड़े हुए थे। उसने कहा कि खान, एक मिनट शांत हो, सोचो। जब हमने इसको शुरू किया तो हम अकेले थे, ट्राई करके देखो 5-10 तो बचे होंगे। तो मेरे कुछ दोस्त थे और उन दोस्तों से मैंने सलाह की, 5-10 लोगों से, और उनसे भी मैंने खुल के बात की कि सर मेरे को क्लियर बताएं करना है नहीं करना है मेरे को। तो डिसीजन लिया और मेरी मिसिज की वजह से मैंने डिसीजन लिया। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फैमिली का इन्वॉल्व करना। तो सर मैंने काम करना जो है उन 10 लोगों के साथ डिसीजन लिया। मेरे मित्र हैं बहुत सारे, एंड वो सुदेश सैनी जी वगैरह को हैं, बहुत सारे साथी हैं मेरे इस तरह के। तो मैंने सर काम करना रात दिन, फिर मैंने एक डिसीजन को चेंज कर दिया दूसरे ग्रुप में। अच्छा। कि अब मैं उन लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ ये घटना घटी है उसमें कई लोग थे। हो सकता है सर उस समय के हिसाब से सारी चीज़ें, तो मैंने काम करना शुरू किया, रात दिन मेहनत की। मैं बिजनेस में बहुत स्पीडली काम किया, रात दिन मेहनत की। और उसमें सबसे बड़ा रोल जो रहा, वो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, आगे बताऊंगा मैं आपको उसमें। तो मैं इस बिज़नेस में फिर दोबारा से उठा, अपने लेवलों को मेंटेन किया, और आज इस बिज़नेस में, उस कॉन्सेप्ट में मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ जिसमें टॉप 10 में मेरे ख्याल से होंगे टॉप 10 में कुछ नाम आते हैं, उनमें मेरा भी एक नाम आता है सर। ग्रेट। और मैं यहाँ तक आज जिस 500 रुपये की किराए के घर में मैं रहता था, आज मेरा लगभग 2.5 करोड़ रुपए का मेरा अपना एक बंगला है सर, छोटा सा। उसमें मेरा अपना एक स्विमिंग पूल है, मेरा एक गेस्ट हाउस है। क्या बात है। जो मेरे सीनियर लीडर आते हैं तो मैं उनको होटलों में रुकाना पसंद नहीं करता, मेरे पास ही रुकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। मेरा एक 250-300 लोगों का एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस हॉल है, सब घर में सब घर में मैंने बना रखा है सर। और एक ऐसी ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी जो है मैं जी रहा हूँ, और बड़ा मज़ा आ रहा है। आज मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है किसी से। उस समय का जो समय की बात थी, उस समय हमने समय के साथ उसको छोड़ा, लेकिन उस समय पे मैं एक रॉयल्टी अचीवर हुआ करता था। और जो मेरे साथ हादसा हुआ, वो लोग स्टार रूबी या रूबी के लेवल पे हुआ करते थे। तो मैं रॉयल्टी अचीवर से निकल के जो है वहाँ तक पहुँचा सर। ग्रेट। और आज वो लोग भी मेरे अच्छे दोस्त हैं सर, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत बहुत इंस्पायरिंग है साउद्दीन जी आपकी कहानी, और जिस प्रकार से लोगों ने लिखा था आपकी कहानी के बारे में, और उसमें बहुत सारे सबक हैं। तो 2-3 सबक मुझे ये मिले हैं, मैंने ये सबक लिया है आपकी कहानी से, कि एक तो कैसी भी परिस्थिति हो हम लोग हार नहीं माने, उम्मीद पे जिंदा रहें। बिल्कुल सर। बार बार आपने बोला कि घर में फैमिली की इन्वॉल्वेशन जरूर होनी चाहिए बिजनेस में जी। और वो आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तीसरा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कई बार हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में कुछ ऐसे काम करने लग जाते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो बहुत शानदार कहानी है, बहुत इंस्पायरिंग, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। लास्ट में एक प्रश्न मैं शॉर्ट में लेना चाहता हूँ, और ये अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। नदीम साहा ने ये प्रश्न पूछा है, डायरेक्ट सेलिंग में नदीम से पहले मेरा एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि डायरेक्ट सेलिंग जो हर धर्म का अपना एक काम करने का तरीका रहता है, तो अगर हम लोग मुस्लिम धर्म की बातचीत करें तो मुस्लिम धर्म के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग हराम है या हलाल है। और नदीम साहब ने पूछा है कि डायरेक्ट सेलिंग में हलाल तरीके से कैसे काम करें। संक्षेप में इसका एक उत्तर चाहिए। जी सर, मेरे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने इसके बारे में, मैं अपने तरीके से बताऊं तो मैंने फतवा लिया है। अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग होंगे, फतवा क्या होता है वो समझ जाएंगे। और मैंने फतवा कई जगह से लिया, जैसे हैदराबाद दारुल का एक फतवा है, बाकायदा उस पर मोहर लगी हुई है। अगर आप कोई चाहते हैं मेरे से लेना तो मैं व्हाट्सएप को भेज दूंगा, आप जो है उसमें डाल सकते हैं उसको। बाकायदा उस पर मोहर लगी हुई है। तो देखिए, हलाल हराम क्या होता है। हलाल हराम जैसे इस्लाम के अंदर क्या है सर, हमारे यहाँ पे ब्याज का लेना भी हराम है, ब्याज का देना भी हराम है। इसके पीछे ये है कि भाई ब्याज जो है इंसान मजबूरी में देता है, और इस्लाम कहता है कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, तो ये हराम हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे LIC है, LIC कराना हमारे यहाँ पे हराम है। रीज़न, LIC में सीधा कंडीशन आ जाती है कि तुम 1 लाख दो, हम तुम्हें 5 लाख देंगे। कंपनी को लॉस होगा तो भी और प्रॉफिट होगा तो भी।
लेकिन इस्लाम ये कहता है कि आपको ऐसा नहीं है, कंडीशन जहाँ पे आ जाएगी वहाँ पे इस्लाम के अंदर जो है हराम हो जाएगा। तो वो कहते हैं जैसे शेयर मार्केट है, हमारे यहाँ पे वो हलाल है। शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है कि भाई आपने 1 लाख रुपए लगाए तो वहाँ पे पहले खोल होती है, गिरेगा तो गिरा हुआ मिलेगा, बढ़ेगा तो बढ़ा हो, यानी कि आपने बांधा नहीं है किसी को। तो ये हलाल हराम की कुछ चीज़ें मैंने बताई कि हलाल हराम, या जैसे इसमें तो डायरेक्ट सेलिंग को कैसे आप हलाल मानते हैं इसमें? वो वहीं पे सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक इसमें दूसरा शब्द ये भी जोड़ सकते हैं, हलाल हराम में ये भी चीज़ आती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी ने सत्संग ले रखा है, अब वो बेचारा वेजिटेरियन है, लेकिन वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से खा रहा है जिसमें पता चला कि सुअर की चर्बी का पाउडर मिला हुआ है या किसी जानवर का पाउडर मिला हुआ है, तो उसका तो बेचारे का पूरा मामला ही भ्रष्ट हो गया ना। वो हर धर्म में होता है। तो हमारे यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम एक ग्रंथ के हिसाब से, जैसे कुरान के अंदर कुछ चीज़ें हैं कि भाई ये हराम है, इनको आप नहीं कर, जैसे शराब पीना हराम है, लेकिन पीने वाले पीते हैं, जो भगवान से नहीं डरते, ईश्वर से नहीं डरते, करते हैं। तो ये हराम हलाल में दूसरी चीज़ ये है कि सर हराम हलाल को लेके जो फतवे मिलेंगे आपको, बहुत सारे नेगेटिव भी मिलेंगे जिसमें हराम इसको बता दिया डायरेक्ट सेलिंग को, अच्छा, और बहुत सारे आपको हलाल भी मिलेंगे। अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि फतवा देने का अधिकार मुफ्ती साहब का होता है। अगर हमने मुफ्ती साहब को लिख के ही गलत दिया, हमें पता ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मुफ्ती साहब का कसूर थोड़ी है। प्रश्न अगर गलत करेंगे तो उत्तर भी गलत ही मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट आपके पास होना जरूरी है, और बैठ के आपको बात करनी चाहिए। मैंने बात की और मेरे पास है सर। और रही बात सर, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग इसको गलत भी मेरे बारे में लिख सकते हैं, सही भी, कि भाई आप क्यों बात कर रहे हो, तो मुफ्ती का काम है। तो मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैंने ट्राई की, मैंने फतवा लिया, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को ये हलाल लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। आपको अगर हलाल लगता है तो आप करिए, अगर आपको हराम लगता है तो मत करिए, लेकिन जानकारी जरूर लीजिए उस आदमी से जिस आदमी को जानकारी हो इसके बारे में। और वो फतवा मेरे पास है, मैं सर के माध्यम से आपको भेज दूंगा। हाँ, तो हम एक काम कर सकते हैं सर, अगर आप मुझे उपलब्ध करवाएंगे तो उसका एक पीडीएफ हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक ही पेज है सर? हाँ बस ठीक है, वो भेज दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में ही हम लोग डाल देंगे, तो जो भी व्यक्ति इंटरव्यू देखेगा डिस्क्रिप्शन में नीचे उसको एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और वहां से वो देख के उसको क्लियर कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी साहुद्दीन जी। मैं भी पूरे देश में जब डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूं तो बहुत सारे लोग, अब तो नहीं लेकिन शुरुआत में बहुत सारा इस प्रकार का प्रश्न आता था और आपने उसका जवाब दे दिया। आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग, आपका बहुत अनुभव है। आज बहुत कम समय है हमारे पास में, लेकिन आगे हम लोग दोबारा मिलेंगे। समय निकालने के लिए साहुद्दीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो ये थे साहबुद्दीन खान, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे एक और बड़ी पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात होने वाली है। लेकिन अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन पर्सनैलिटी कब आने वाली है। सो सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।